नमस्कार दोस्तों 22 अप्रैल 2026 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक और वापस से बड़ी खबर सामने आती है कि जो आईआरजीसी है उन्होंने वापस से दो शिप को सीज कर लिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये सामने आती है कि इसमें से एक शिप भारत का भी है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसमें से जो एक शिप है वो भारत का भी है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी जिसपे अभी तक 200 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर जाके देखें, जिसमें मैंने सब चीज़ें कवर करी हैं कि अभी जो हाल ही में 18 अप्रैल के आसपास जो ईरान ने इंडिया की शिप्स पे अटैक करा था, फायरिंग करी थी, इंडिया ने क्या रिएक्शन दिया, आप उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। लेकिन अगर हम बात करें इस वीडियो की, तो एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आती है कि ईरान ने वापस से एक और शिप को जो है वो कैप्चर कर लिया है, और वो भी इस बार इंडियन शिप को। और जबकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने ऐसा कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज फ्री एंड ओपन फॉर पासेज। क्या है इसके पूरे पीछे की कहानी? आखिर ईरान ऐसा कर क्यों रहा है और आगे चल के इसमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से करें। मैं आगे ऐसी डीप डाइव एनालिसिस वाली वीडियोस लाता रहूंगा। आप जो बेल आइकन है उसे भी ऑन करके रखें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसे कि आप सामने एनडीटीवी वर्ल्ड का आर्टिकल देख सकते हैं, इसमें लिखा है इंडिया बाउंड शिप अमंग टू सीज्ड बाय ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। अगर हम बात करें आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो यह घटना है 22 अप्रैल 2026 की, जिसमें कि जो मेन एक्टर्स है वो हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी की जो नेवी वाली जो पार्ट है, उन्होंने ये जो इंटरसेप्ट करा था इस कमर्शियल ट्रैफिक शिप को, जिसमें से कि जो भारत की शिप है उसका नाम है एमवी एपामिनोंडास, अ कंटेनर शिप बाउंड फॉर मुंद्रा पोर्ट गुजरात। ये जो शिप है ये भारत के मुंद्रा पोर्ट जो गुजरात में स्थित है वहां पे आनी थी। और जो दूसरी शिप है वो है एमएससी फ्रांसिस्का, जो कि एक और अनदर कमर्शियल वेसल है। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? जो दोनों शिप्स हैं उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो डाइवर्ट कर दें ईरान की टेरिटोरियल वाटर्स में। और एक और थर्ड वेसल को भी टारगेट किया गया था, लेकिन वो जो कैप्चर है वो उसे इवेट कर गए। तो अब इसमें बहुत ही बड़ा एस्केलेशन ये सामने आता है कि अभी तक तो जो ये अटैक था वो फायरिंग हो रही थी, लेकिन अब एक तरीके से कैप्चर और शिप को सीज करने की तरफ ले जा रहा है आईआरजीसी स्पेशली। और यहाँ पे मैं आईआरजीसी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईरान और आईआरजीसी, ईरान में मतलब जो डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट है उनमें, और आईआरजीसी में जो कि एक तरीके से थोड़ी रेडिकल टाइप का गवर्नमेंट कह सकते हैं, या फिर एक बॉडी इंडिपेंडेंट जो कि अलग से खुद से ऑपरेट करने को देखती है, इनके बीच में बहुत ही बड़ा टसल चल रहा है और एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट, जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर करा है, आप उसे जरूर चेकआउट करें। अगर मैं आपको मैप के थ्रू दिखाऊं तो ये था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से जो 3 शिप जानी थी वो इसी रास्ते से जा रही थी। ईरान ने एक्चुअली हॉर्मुज आइलैंड से पास करके एक रास्ता करवा रखा है, जो मिडल वाला रूट है जहां से मेनली शिप्स जाया करती थी पहले, वो वाला उन्होंने रूट फॉलो करने से मना कर रखी है। तो इसकी वजह से हुआ क्या, तो जो आईआरजीसी की नेवी है उन्हें ये शिप कैप्चर करने में बहुत आसानी हो गई, क्योंकि ये हॉर्मुज आइलैंड के पास से एक तो होके जाती थी जो यहाँ पे स्थित है, और इससे ये शिप्स पे नजर भी रख पा रही थी कि कौन सी शिप कब जा रही है, कौन सी शिप कब नहीं। तो जो दो शिप हैं जिसमें से कि एक इंडिया की है वो यहाँ पे तो इन्होंने सीज कर ली, लेकिन जो तीसरी शिप है वो यहाँ से इवेट करने में सक्सेसफुल रहती है। अब यहाँ पे ईरान का ऑफिशियल जस्टिफिकेशन क्या है? ईरान के जो क्लेम है वो ये है कि जो मैरीटाइम रेगुलेशंस है उन्हें वायलेट किया गया है। खासकर जो AIS मैनिपुलेशन है, उन्होंने एलेज करा कि जो ये शिप्स हैं उन्होंने स्विच ऑफ या मैनिपुलेट कर रखा था उनकी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम को, जो कि एक तरीके से ग्लोबल ट्रैकिंग सिस्टम है शिप्स का। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जीपीएस जैसे हम नॉर्मल उसमें यूज़ करते हैं, हमारे मोबाइल्स में होता है, तो एक तरीके से ग्लोबल ट्रैकिंग सिस्टम है जो कि है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दैट इज स्पेसिफिकली फॉर शिप्स। तो इन्होंने इसको या तो मैनिपुलेट कर रखा था या फिर इसे स्विच ऑफ कर रखा था, तो जिसकी वजह से आईआरजीसी ने ये एक्शन लिया, और इसमें ईरान का ये ऑफिशियल जस्टिफिकेशन है। तो इसमें जो सॉवरेनिटी आर्ग्यूमेंट है वो सामने आती है। तेहरान ने ये फ्रेम किया इस एक्शन को एज अ नेसेसरी मूव टू प्रोटेक्ट इट्स मैरीटाइम सेफ्टी एंड सॉवरेनिटी इन द फेस ऑफ अनऑथराइज्ड और हिडन मूवमेंट्स थ्रू इट्स वाटर्स। अभी जैसा मैंने आपको बताया था, और ये मैंने अपनी बात पिछली वीडियो में भी कवर कर रखी है, कि ईरान ने एक रूट जो है वो जो बीच में से जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, उसे कैंसिल कर दिया था। ऐसा क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो शिप जाए ईरान उस पर अपने हॉर्मुज आइलैंड के थ्रू नजर रख पाए, और ऐसा ही करा इन्होंने। इस बार इन्होंने जो रास्ता निकलवाया था, इनका मेन मोटिव ही यही था, अगर कुछ ऐसा करते हैं, और अगर होता भी नहीं है अभी तो, लेकिन इसमें कुछ इतनी सच्चाई सामने आई नहीं अभी तक बाहर, लेकिन ईरान
का जो ये प्लान था कि वो हॉर्मुज़ आइलैंड से पास से मतलब एक रास्ता निकाला इन्होंने कि वहीं से शिप जाएँ, ये एक तरीके से सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है। लेकिन इसके पीछे क्या कई और कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला ये हो सकता है कि जो यूएस नेवी ने ब्लॉकेड कर रखा है, उसकी रिटेलिएशन में करा गया है। क्योंकि एक तरीके से एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स होगा यूएस नेवल की ब्लॉकेड को, जिन्होंने ईरान के जो ऑयल एक्सपोर्ट्स है, उसे बहुत ज़्यादा क्रिपल डाउन कर दिया है, उसे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुँचा है। क्योंकि यूएस नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ब्लॉकेड लगा रखी है कि ईरान की शिप्स छोड़ के बाकी सारी शिप्स जो हैं वो यहाँ से पास आउट कर सकती हैं, लेकिन ईरान की शिप्स जो ऑयल एक्सपोर्ट करेंगी वो नहीं। जिससे क्या हो रहा है, जो ईरान का जो खर्ग आइलैंड पे जो उनका ऑयल है, बेसिकली ईरान बहुत ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करता है और खर्ग आइलैंड ईरान का 90% ऑयल जो है वो स्टोर करता है। तो वहाँ से वो ऑयल के शिप्स तो जा नहीं रहे, जिससे कि ईरान को बहुत ज़्यादा मैसिव लॉस देखना पड़ रहा है। और ईरान की यहाँ पे साथ ही साथ जो पॉलिसी है, इफ़ वी कैन नॉट एक्सपोर्ट नो वन कैन। ईरान की जो लीडरशिप है वो इस बात से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि सीज़ फायर टॉक्स, इन जो सैंक्शंस लगा रखी हैं ईरान पे, वो लिफ्ट नहीं हुई। और दूसरा, जो ट्रंप जो अपनी बातें बदलते रहते हैं हर समय, उससे भी बहुत ज़्यादा खफा हैं। जो सो कॉल्ड पीस टॉक्स होने वाली थी इस्लामाबाद में, उसके लिए कोई गया नहीं, ना जेडी वैंस यूएसए से गए, ना कोई ईरान से गया। वो एक तरीके से फेल ही हो गई। और मैं अगली वीडियो, एक बहुत बड़ी वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें कि मैं एक बहुत ही बड़ा झूठ जो है वो पर्दाफाश करने वाला हूँ उसका। आप उस वीडियो के लिए जरूर बने रहिएगा। लेकिन एनीवेज, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो यूएस लेड सीज फायर होने जा रहा था, जो सो कॉल्ड इस्लामाबाद सीज फायर टॉक्स होने जा रही थी, जहाँ को कुछ ऐसा होता नहीं है, और जिसकी वजह से ये वॉर अब एक तरीके से बहुत ज़्यादा बीच में अटक सी चुकी है। कभी भी इसमें बहुत ही मेजर एस्केलेशन देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो ईरान ये जो हरकतें कर रहा है, तो ईरान के पीछे इसका स्ट्रेटेजिक लॉजिक क्या है? एक तरीके से इस चोक पॉइंट को लेवरेज किया जा रहा है। ईरान ने रियलाइज कर लिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज मोर देन अ पोटेंट वेपन देन ए न्यूक्लियर डेटोनेंट। एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि लोग कहते आ रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, मेरा मानना इसमें बिल्कुल अलग है। कि ईरान के पास सबसे बड़ा न्यूक्लियर वेपन है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आप ये देखिए कि 28 फरवरी से अब तक ग्लोबल ट्रेड में कितनी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन देखने को मिली है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर एक तरीके से ईरान इसे न्यूक्लियर वेपन के तौर पे यूज़ नहीं कर रहा तो क्या है। ऐसे बढ़ते जा रहे हैं पूरी दुनिया में, और भी कितने सारे इफेक्ट देखने को मिले हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और भी जो बाकी के ट्रेड है ऑयल के अलावा, उस पर कितना ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। तो ईरान को ये समझ आ चुका है, भले ही उनके पास जो वो यूरेनियम प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो किसी एक न्यूक्लियर वेपन से कम नहीं है ईरान के लिए। और इसको ऑब्वियसली एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार्गेनिंग टूल की तरह देख रहे हैं, जिसमें कि वो डिमांड कर रहे हैं कि जो उनके फ्रोजन ईरानियन एसेट्स हैं, और जो और भी ज़्यादा जो सैंक्शंस लगा रखे हैं इन पे, उसको लिफ्ट करा जाए और उन्हें अनफ्रीज करा जाए, जिसके बदले ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देंगे। यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी सामने आती है। अभी तक आपने देखा हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के जो शिप हैं वो पास तो कर रहे थे, और हमें ऐसा कुछ टोल भी देना नहीं पड़ रहा था जो ईरान सबसे डिमांड कर रहा था। लेकिन अब इंडिया ये जो पहले तो फायरिंग करके 2 शिप्स पे, और जो सीज करके इंडिया बाउंड शिप को, ये दर्शाना चाह रहा है कि नो शिप इज सेफ। अगर हम इस वॉर में आगे की बात करें तो ईरान से ये पूछा जाता है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करोगे? ईरान ये कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना इम्पॉसिबल है जब तक यूएस नेवी की जो ब्लॉकेड है वो कंटिन्यू रहती है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये एक तरीके से ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। यहाँ से जो कमर्शियल पैसेज है उसकी गारंटी बिल्कुल नहीं ली जा सकती, क्योंकि जैसे कि आपने देखा, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि 17 अप्रैल को कैसे जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उन्होंने कही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन। लेकिन आईआरजीसी ने जो अब तक कुछ पिछले 5 दिनों में जो वहाँ पे इतनी बड़ी डेवलपमेंट सामने हुई है, जो हरकतें करी हैं, कि उससे कोई भी गारंटी नहीं कर सकता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सच में, मतलब कोई गारंटी दे सकता है उसकी या नहीं। आपने चेस में सुना होगा कि स्टेलमेट हो गया, यहाँ पे भी सिमिलर केस वही चल रहा है एक तरीके से। ट्रम्प चाचा यहाँ पे जो है वो कुछ करना तो चाह नहीं रहे, अलग से वो अपना फालतू की जो धमकियाँ हैं, जो फेक थ्रेट्स हैं एक तरीके से, वो देते रहते हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ ईरान भी जिद पड़ा हुआ है कि हम तो खोलेंगे नहीं जब तक यूएस ने भी ब्लॉकेड नहीं हटाएगी। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसे मेजर डेवलपमेंट हो ही नहीं रही कि या तो यूएस ब्लॉकेड हटाए, या फिर ईरान कैसे तैसे करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो पासेज है उसे अलाउ करे अच्छे से। लेकिन ऐसा कुछ होते हुए दिख नहीं रहा। मैं इतनी बात कर रहा हूँ यूएस नेवल ब्लॉकेड की, आखिरी ये है क्या? ये एक तरीके से सेलेक्टिव इंटरडिक्शन है यूएस नेवी और उसकी एलाइज की। उन्होंने वॉरशिप डिप्लॉय करी है टू इंटरसेप्ट, बोर्ड एंड इंस्पेक्ट एनी वेसल सस्पेक्टेड ऑफ कैरिंग ईरानियन ऑयल और वेपन्स फॉर प्रॉक्सीज। यहाँ पे उन्होंने ये जो ब्लॉकेड है ये इसलिए लगाई है जिससे कि वो इंटरसेप्ट, बोर्ड और इंस्पेक्ट कर सके किसी भी वेसल को। तो ये यूएस नेवी की ब्लॉकेड है। इसमें क्या हुआ था कि एक चाइना की शिप को जो है उसे ब्लॉक कर लिया था, उसे सीज कर लिया था एक तरीके से, जिसमें कि पता चलता है कि कुछ एक तरीके से चाइना रिपोर्टेडली, ऐसा अमेरिका के वहाँ से खबर आती है रिपोर्टेडली, कि गिफ्ट्स भेज रहा है यहाँ पे चाइना ईरान के लिए।
जिसको आगे चल के चाइना मना करता है। गिफ्ट्स शायद ऐसा हो सकता है कि वो वेपन्स या कुछ और भी हो सकता है, लेकिन चाइना इसको आगे चल के मना करता है कि वो ऐसा कुछ भेज नहीं रहा। इसका मतलब यूएस ने इसलिए लगाया था क्योंकि उन्हें शक था, और एक तरीके से जो ईरान की जो ग्लोबल जो ऑयल एक्सपोर्ट है उसे इफेक्ट करे, और ईरान को कुछ भी ऐसे तरीके का सपोर्ट ना पहुंचे जिससे कि ईरान को फायदा हो। और एक तरीके से ट्रम्प की जो ये मैक्सिमम प्रेशर वाली टैक्टिक है, ये वही है कि द गोल इज टू रिड्यूस ईरानियन ऑयल रेवेन्यू टू जीरो। लेकिन इसमें फ्रिक्शन क्या है? यूएस इसे क्लेम कर रहा है एज अ ग्लोबल सिक्योरिटी, लेकिन ईरान इसे एज एन एक्ट ऑफ वॉर लेके चल रहा है, क्योंकि एक तरीके से वायलेशन है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का। यहाँ से ईरान कौन से मेजर 3 सिग्नल जो है वो दे रहा है पूरी दुनिया को। सबसे पहला सिग्नल 1, सीज फायर इज नॉट पीस। अगर जो बीच में जो पाकिस्तान द दलाल नेशन आके सीज फायर करवा रहा है 14 दिनों का, लेकिन वो बीच में ऐसी दलाली करता है कि वो सीज फायर भी किसी काम नहीं आती, और भी बहुत सारे ऐसे मतलब चलते रहते हैं। तो ईरान यहाँ पे कहना चाह रहे कि जो सीज फायर है वो ये नहीं दर्शाता कि मतलब शांति बनी रहेगी। ईरान ने जो इस्लामाबाद में जो एग्रीमेंट हुआ है उसके नेगेटिव को पूरा रिजेक्ट कर दिया, जिसमें कि ये लिखा था कि कॉन्फ्लिक्ट इज ओवर, लेकिन दे विल कंटिन्यू मिलिट्री एक्शंस, देयर इकोनॉमिक डिमांड्स आर मेट। यहाँ पे साफ साफ ईरान जो है वो बिल्कुल भी एक कदम पीछे लेने को तैयार नहीं है, जैसे कि अभी तक मैं आपको बताता आ रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि पास जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो किसी न्यूक्लियर वेपन से कम नहीं है। जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान ने कंट्रोल कर रखा है, और दर्शा रहा है कि ईरान के पास कितनी ज़्यादा पावर है कि उसने पूरे जो ग्लोबल ट्रेड सप्लाई है उसे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया और इतना ज़्यादा इफेक्ट करा है कि जिसकी कोई मतलब किसी ने सोची भी नहीं थी। सिग्नल 3, वेपनाइजेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। जो ग्लोबल इकोनॉमी है अब उसे एक तरीके से वेपनाइज कर दिया ईरान, जैसे कि वो कमर्शियल एसेट्स को टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम और जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इंश्योरेंस प्राइसेस अराउंड 300 टू 400% तक बढ़ चुके हैं जिसके चिप के। और यही 3 स्ट्रेटेजिक सिग्नल्स हैं मेनली जो कि ईरान दिखा रहा है पूरी दुनिया को। अब यहाँ पे एक तरीके से आपने बचपन में गेम खेली होगी, ऑब्वियसली सुनी होगी, रिंगा रिंगा रोजेस। यहाँ पे भी सीज फायर के नाम पे रिंगा रिंगा रोजेस ही चल रहा है, क्योंकि ट्रम्प आके कुछ क्लेम कर रहे हैं कि पहले तो उन्होंने अभी कब तक की ट्यूसडे तक की डेडलाइन दे रखी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर उसके बाद उन्होंने इंडेफिनाइटली या फिर 36 से 72 घंटे की डेडलाइन बढ़ा दी। ट्रम्प खैर कुछ भी करते हैं, जैसे कि आप ये आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा है विद इन 36 टू 72 आवर्स ट्रम्प सेज सेकंड राउंड ऑफ ईरान टॉक्स पॉसिबल बाय फ्राइडे। मतलब अब जिस टाइम में ये वीडियो रिकॉर्ड, अब जब भी वीडियो अपलोड होगी वो फ्राइडे को होगी, और जब तक देखते हैं वैसे तो ये मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि एक तो ये 22 तारीख का आर्टिकल है रात के 10:30 बजे का, और ट्रम्प का तो कुछ भी काम है बोलने का। यहाँ पे ईरान ने जो कहा है वो ये कहा है कि ईरान सेज इट हैज़ येट टू डिसाइड वेदर टू ज्वाइन अ न्यू राउंड ऑफ टॉक्स विद द यूएस। लेकिन जिस हिसाब से ये जो हरकतें कर रहा है आईआरजीसी और ईरान, जो भी कहो, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मतलब कुछ ऐसे टॉक्स हो पाएंगी। और यहाँ पे एक तरीके से रिंगा रिंगा रोजेस और सीज फायर चल रहा है कि आप ये करो, मतलब एक तरीके से गेम ही चल रही है यहाँ पे सीज फायर की। सीज फायर का पूरा मजाक बना रखा है। जो ट्रम्प अभी पिछले एक डेढ़ साल में जितना भी इनका टर्म हुआ है, जो गाते आ रहे हैं कि इन्होंने इतनी वॉर रुकवा दी, ये रुकवा दी, अब इनसे खुद की वॉर तो रुक नहीं रही। लेकिन एनीवेज अगर हम यहाँ पे सीज फायर की बात करें कि जो ऑन गोइंग जो सर्कल चल रहा है इनका रिंगा रिंगा रोजेस, इसमें जेडी वैंस बीच में फंसे हुए हैं। पहले तो ये मना करते हैं कि ये जाएंगे नहीं, फिर खबर ये आती है कि जेडी वैंस और साथ में स्टीव विटकॉफ वगैरह ये जा रहे हैं, फिर एट द एंड ये होता है कि कोई जा ही नहीं रहा इस्लामाबाद, तो वहाँ पाकिस्तान में लॉकडाउन ही रह जाता है, कुछ ऐसा खास होता नहीं है। तो इसका हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जो ये डिप्लोमेसी है ये करंटली डेडलॉक में है एक तो, और ईरान अभी भी डिसाइड करने में लगा हुआ है कि वो आखिर इस टॉक्स को ज्वाइन करे या नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पे मेरे पर्सनल ओपिनियन की, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये सीज फायर टॉक्स होने वाली हैं। और ये वॉर मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहता आया हूँ और अब भी कहूँगा कि ये वॉर जो अभी एक तरीके से जो रीजनल वॉर है जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में है, अब आप हैरान मत होइएगा अगर ये आगे चल के अगर ये वॉर और भी ज़्यादा एस्केलेट होती है तो एक ये फुल स्केल ग्लोबल वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ही जा सकती है। क्योंकि जिस हिसाब से अब ईरान जो टारगेट करता है शिप्स को, खासकर इंडियन बाउंड शिप्स, इंडिया एक समय के बाद बिल्कुल चुप नहीं रहने वाला। क्योंकि हमने जो जो 2 शिप्स पे जो फायरिंग हुई थी उसके बाद ही हमने बहुत ज़्यादा ईरान को लताड़ा था। आपका क्या कहना है इस पूरी वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देके जाएं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप उसकी भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देके जाएं। सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। जय हिंद।